साथ विशाखा चौधरी और बहुत खास स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ की बात में, जिसमें हम हर रोज आप तक जानकारी अलग अलग हेल्थ के मुद्दों को लेकर पहुंचाते हैं और साथ ही डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो कि उन जानकारी को और भी अधिक सही विश्लेषण तक आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात एक और अहम जानकारी को लेकर हम करने जा रहे हैं और आज बात शरीर की सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो जरूरी प्रक्रिया है यानी कि सांस लेना, उस पर बात करेंगे और किस तरह से सांस की जो बीमारियां हैं वो फिलहाल जो एनवायरनमेंट है उस पर बढ़ रही है, उस पर आज पूरी चर्चा रहेगी। और सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि एक सामान्य इंसान हर दिन लगभग 30,000 तक जो सांसें हैं वो लेता है, यानी कि आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो बिना रुके दिन रात हर समय बिना किसी भी रुकावट के निरंतर काम करते हैं। और यदि इस जरूरी प्रक्रिया के अंदर कहीं कोई इतनी सी भी रुकावट आए या कहीं किसी किस्म की कोई खराबी आए तो कहीं ना कहीं बात जीवन पर बनाती है और जो समस्या है वो काफी गंभीर तौर पर सामने आती है। आज फिलहाल की बात करें तो जिस तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ जो जहरीली हम कह सकते हैं हवा है, ग्लोबल वार्मिंग कहिए, वाहनों का प्रदूषण कहिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कहिए, या फिर लगातार जो AQI का लेवल हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जिस तरह से खराब वायु की गुणवत्ता में हम सांस ले रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारी सांस लेने की जो प्रणाली है उस पर पड़ रहा है। आज उसी को लेकर जानकारी देंगे कि किस तरह से इस पूरे मौसम के हालातों में या कहिए कि इस पूरे एनवायरनमेंट के हालातों के अंदर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपको भी चपेट में ले सकती है, या इस तरीके की जो बीमारियां हैं जिन लोगों में पहले से है उनमें और भी अधिक जो दिक्कत है वो देखी जाती है। आज हम बात सांस की 3 मुख्य जो बीमारियां हैं उन पर करेंगे। और जब हम बात रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर करते हैं तो सांस की जो बीमारियां हैं उनको अक्सर लोग अनदेखा भी करते हैं। बहुत जो पुरानी बीमारी होती है उनको अनदेखा करते हैं और उसके बाद जब लंबे समय तक उनका इलाज नहीं होता तो कहीं ना कहीं फिर बात जीवन पर भी बनती है और स्थिति बहुत बुरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सामने आती है। देश की राजधानी की अगर हम बात करें, अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें तो जिस समय जो वायु प्रदूषण है वो इस समय पीक पॉइंट पर है और ऐसे में जो और भी अधिक ये जो बीमारियां हैं वो खतरनाक तौर पर सामने आ रही है। इस बदलते मौसम में, पोल्यूशन में लोगों को कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो रही है, चाहे वो दिल्ली NCR का क्षेत्र है, अलग अलग जो पूरा भारत है उसके हिस्से हैं, वहां पर सांस से संबंधित बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। आज हम बात अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि जिसको हम CPOD के नाम से जानते हैं, इन तीनों बीमारियों को लेकर करेंगे। किस तरह से बीमारी फिलहाल आजकल निकलकर सामने आ रही है, जिनमें पहले से है उनमें और अधिक बढ़ रही है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे इन तीनों बीमारियों के डिटेल्स के बारे में, आखिरकार है क्या। जब हम अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा किसको कहते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं अस्थमा के सिम्टम की बात करूं तो सांस फूलना आमतौर पर अस्थमा का सबसे ज्यादा जो आमतौर पर जाना जाने वाला लक्षण है वो है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेने की तकलीफ का या फिर कहिए कि कई बार सांस का उखड़ जाना महसूस होना, यानी कि किसी भी तरीके से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ना पहुंचना, अत्यधिक खांसी आना और इसके अलावा अत्यधिक थकान महसूस करना, क्योंकि शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो जाहिर तौर पर जो थकान है वो व्यक्ति महसूस करेगा। इसके अलावा देखिए लक्षण की जब हम बात करते हैं तो किसी भी किस्म के कोहरे या फिर धुएं से या डस्ट से एलर्जी का होना भी अस्थमा का एक जो सिम्टम है वो कहा जाता है। कारण की यदि मैं बात करूं तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि धुएं के कारण या फिर कहीं कि किसी भी किस्म के पोल्यूशन के कारण, कोहरे के संपर्क में आने से, या जहां पर भी कहीं ना कहीं जो मेटेलिक सब्सटेंस कहिए या फिर जो जहरीले सब्सटेंस कहिए वो जब हवा में घुले होते हैं, ऐसे सब्सटेंस के टच में आने से, या फिर कई बार जब व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा होता है तेज तेज चलने के कारण, या फिर अलग अलग तरीके से जो अस्थमा के मरीज हो उनको किसी भी तरीके की जो हार्ड एक्सरसाइज है वो भी करने के लिए मना किया जाता है, चाहे वो धूल व मिट्टी आदि के कारण भी अस्थमा होता है। ये कारण है। कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, उनमें बाद में कहीं ना कहीं जो अस्थमा है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और सबसे बड़ा जो रीजन है जाहिर तौर पर मौसम बदलने के कारण और पोल्यूशन बढ़ने के कारण भी अस्थमा जो है वो आजकल बढ़ रहा है। ज्यादातर मरीजों में कहीं ना कहीं जो कारण है वो पोल्यूशन या फिर कहे कि स्मोकिंग निकलकर सामने आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी सांस की नलियां हैं यानी कि जो हमारी श्वसन नलिकाएं हैं उसमें इंफेक्शन की वजह से भी कई बार व्यक्ति को अस्थमा होता है। ये जो तमाम चीजें हैं वो कही जाती हैं अस्थमा के कारण। दूसरी बीमारी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ब्रोंकाइटिस है और इसके अगर हम सिम्टम की बात करें तो खांसी होना, सिर दर्द होना, नाक बहना, श्लेष्म का जमना, कुछ केसेस में सांस लेने की कठिनाई भी होना, ये इस तरीके के जो सिम्टम है वो ब्रोंकाइटिस के कहलाते हैं। 2 तरीके का जो ब्रोंकाइटिस है वो कहा जाता है,
एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि एक थोड़ा कम जिसको हम कहते हैं, या फिर एक जो गंभीर स्टेज है ब्रोंकाइटिस की वो कही जाती है, जिसको हम क्रोनिक कहते हैं। अगर तीसरी बीमारी की बात करूं तो ये है सीपीओडी, और ये कहीं ना कहीं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से जानी जाती है। हमारी लंग्स का ये पूरी बीमारी है, फेफड़ों का रोग है, जिसमें मरीज सामान्य तौर पर सांस नहीं ले पाता है। और तीनों बीमारियों की क्या क्या कुछ जो क्लासिफिकेशन है वो डॉक्टर से समझेंगे। मैं आपको जो जानकारी है वो आमतौर पर दे रही हूँ कि जो मेडिकल साइंस में हमारा इंगित करता है। सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो देखिए, जो हमारे लंग्स हैं वो एक स्पोंजी अंग की तरह कार्य करते हैं, स्पोंजी अंग होते हैं और स्पोंजी ऑर्गन है हमारे जो लंग्स हैं। और जब हम सांस के जरिए हवा अंदर लेते हैं, यानी कि इनहेल जब हम करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे तो जब हम बात सांस लेने को लेकर करते हैं, इनहेल की जब प्रक्रिया हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से हमारे ब्लड तक पहुंचती है, लंग्स तक पहुंचती है। उसके बाद पूरे ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन सीपीओडी इसी जो पूरा प्रोसेस है, इनहेल और एक्सहेल करने की जो प्रक्रिया है, उसी में कहीं ना कहीं अड़चन बनने का जो एक कंडीशन है वो सीपीओडी कहलाती है। यानी कि सीपीओडी में मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, ऑक्सीजन उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है। उस कंडीशन को हम सीपीओडी कहते हैं। और ये तीनों जो बीमारियां हैं वो सिमिलर लगती हैं देखने में, और लेकिन तीनों ही जो बीमारियां हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन बीमारियों को लेकर जो जानकारी है वो आज हम अब तक पहुंचाएंगे। जब हम ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो वो क्या है, अस्थमा की जब बात करते हैं, अस्थमा किन केसेस में हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो सीपीओडी जब हम की बात करते हैं वो क्या है। और फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर अन्वेषिका श्रीवास्तव भी है जो कि हमें जानकारी देंगी इस पूरे जो बीमारियां हैं उनको लेकर। साथ ही डॉक्टर दीपक साहू भी है। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। डॉक्टर अन्वेषिका, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आज हम बात, क्योंकि देखिए पोल्यूशन इतना ज्यादा है, AQI चाहे हम दिल्ली की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें, पूरे देश का इस समय जो बना हुआ है, और ऐसे में फिलहाल कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो सांस की बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। फिलहाल जो मेडिकल सर्वे है वो ये कह रहा है कि जो अस्पतालों के अंदर पहुंचने वाले जो पेशेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं ऐसे पेशेंट्स की देखी जा रही है। आज हम बात 3 मुख्य बीमारियों की कर रहे हैं। पहली अस्थमा। अस्थमा को लेकर आप सबसे पहले मैम जानकारी दीजिएगा कि किस कंडीशन को हम अस्थमा कहते हैं, और आज की सिचुएशन में ज्यादा हावी हम कह सकते हैं कि ये बीमारी बनी हुई है आमतौर पर। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुष्का श्रीवास्तव। जी, तो आपने करी अस्थमा की, तो ये बीमारी में आ रही है, और आपने ये बात सही बताई कि जो भी पोल्यूशन है, जितना भी वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये दिक्कत और बढ़ रही है जी। और अस्थमा की जहाँ तक हम बात करें तो ये यंग जनरेशन में ज्यादा देखी जाती है जी। जो यंग जनरेशन है हमारी, जो अर्ली 20-30s की एज है, उसमें ज्यादा होती है। और ये एक तरह की मतलब स्टिमुलेंट की वजह से भी होती है कि कोई भी अगर आपको कहीं से भी एलर्जी हुई, कोई भी इंफेक्शन हुआ, या कहीं भी वायु की प्रदूषण के जो कण हैं उनकी वजह से अगर कहीं भी एलर्जन की तरह से वो बिहेव करते हैं, तो आपका जो एक तरह से जो आप बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, जो नलियां होती हैं, श्वास नली, उसमें ऐसा रिएक्शन होता है कि वो अपने आप सिकुड़ने लगती हैं और फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। अस्थमा का सबसे जो मुख्य लक्षण होता है कि उसमें सांस बाहर निकालने में ज्यादा दिक्कत होती है, ना कि लेने में। लेने में तो इंसान आराम से ले लेगा, लेकिन बाहर निकालने में उसको बहुत ही ज्यादा वर्क, लेबर, अपना जितना वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो ज्यादा करना पड़ता है। तो इसमें फिर क्या होता है, धीरे धीरे इंसान को और जब शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो वो फिर और ज्यादा सांस लेने की कोशिश करता है तेजी से, जो वो ले नहीं पाता है क्योंकि श्वास नली जो है वो सिकुड़ने लगती है। तो धीरे धीरे करते करते अगर ये ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है तो एडमिट करने की भी हालत बन जाते हैं, और कई बार तो रेस्पिरेटरी फेलियर भी अंतिम स्टेज पे देखा गया है। और जहाँ तक हम बात करें, कि मैं और जोड़ना चाहूंगी कि आजकल जो प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो हमारी बहनें हैं, तो प्रेगनेंसी में ये अस्थमा और ज्यादा ही मतलब उनको प्रभावित करता है, क्योंकि पहले से उनकी जो श्वास नलियां वो प्रभावित रहती है प्रेगनेंसी की वजह से, वो पहले से कॉम्प्रोमाइज रहती हैं। और अस्थमा आजकल वायु प्रदूषण की वजह से ही, पॉल्यूशन की वजह से ही ज्यादा देखने में मिल रहा है। तो वो इन लोगों में और ज्यादा जल्दी अर्ली एज में
दिखाई देता है और जल्दी इनको सिम्टम्स और जल्दी आते हैं। हमेशा अधिकतर इनको सांस लेने में तकलीफ होती है और स्पेशली ये जो दिक्कत है जाड़े के समय में इनको और ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जाड़े के समय में इनको और भी कोल्ड है, कफ है, जो नजला जुकाम है, इसकी वजह से और ये स्टिमुलेट होता है और अस्थमा का फिर लक्षण और ज्यादा बढ़ के सामने आते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अन्वेषिका, और जिस तरह से अभी आपने अस्थमा की बात करी, अब मैं डॉक्टर दीपक साहू के पास जाती हूँ। बात सर आप ब्रोंकाइटिस को लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये जो अलग अलग बीमारियां हैं सभी सांस से संबंधित बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी बीमारियां, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन लोग नहीं कर पाते हैं। ब्रोंकाइटिस किस स्थिति को हम कहते हैं, दो तरीके का होता है, एक्यूट और क्रोनिक, उसको आप बताइएगा। और किस तरह से आज के समय में ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी है वो आमतौर पर हम कह सकते हैं कि कई गुना अधिक बढ़ी हुई है। इनका एक लिंक बना हुआ है और दोनों ये एलर्जिक डिसऑर्डर। अब इनका मेन लिंक जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है उससे इनका क्या क्या लिंक है क्या नहीं है, तो वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है। तो एलर्जिक डिसऑर्डर है वो क्या, दोनों एलर्जिक डिसऑर्डर है। अब जैसे कोई भी पॉल्यूशन लेवल इसके अंदर गया और एंट्री हुई कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स की, उसकी वजह से इसके अंदर जो है कुछ जैसे कफ का आना, कफ जैसे सिम्टम्स, स्नीजिंग, इस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं और डिफरेंट टाइप से फिर इनमें दिक्कत आने लगती है और ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकियोल्स के अंदर। देन इसके बाद जब ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन होती है फिर वही जो है इन्फ्लामेशन के कारण से पेशेंट को कफिंग, खांसी होती है और सांस फूलता है। इस तरह के लक्षण जो है पेशेंट को देखने को मिलते हैं अगर ब्रोंकाइटिस को हमने समय पर ट्रीट नहीं किया, क्योंकि ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है कि इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, जो हमारा लंग्स है उसके अंदर ब्रोंकियोल्स होते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है जिसके कारण से छींके वगैरह, सांस फूलना और कफिंग का आना, हेडेक होना, आंखों में लालपन आ जाना। तो ये जो पहचान है, ये ब्रोंकाइटिस जो बताया आपने वो है। अगर हमने समय पर ब्रोंकाइटिस का इलाज नहीं किया तो कन्वर्ट हो जाता है वही अस्थमा में। तो अस्थमा जो है ब्रोंकाइटिस का बड़ा रूप है और इनकी स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ एलर्जी के कारण से हो रही है। एलर्जी पार्टिकल्स हैं जो इनके कारण से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। लौटती हूँ, बात अभी हमने ब्रोंकाइटिस को लेकर की है और साथ ही अस्थमा को लेकर की है। सीओपीडी भी जो है एक हम कह सकते हैं कि टर्म निकल कर आती है जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसको लेकर आप हमें बताएगा कि ये क्या कंडीशन होती है और किस तरह से जो आजकल हम ये कह सकते हैं कि अस्थमा आपका ये ब्रोंकाइटिस का ये थर्ड हम ये जो टर्म है वो आजकल ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, या फिर कहिए कि इस तरीके के जो पेशेंट है उनमें दिक्कत ज्यादा देखी जा रही है। डॉक्टर वंशिका, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो, हाँ जी जी, मैं बात मैम सीओपीडी को लेकर कर रही हूँ जो कि पल्मोनरी डिजीज है हमारी, और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के बाद एक थर्ड टर्म के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कंडीशन होती है मैम, आप ये बताइएगा। जी, सीओपीडी की आपने बात करी है। सीओपीडी अगर हम बोलते हैं तो ये होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जी। अब सीओपीडी जो है ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी डिजीज का ये कुमुलेटिव टर्म है। तो इसमें सबसे मेन जो आप देखेंगे एक कंडीशन जो आपने बोली ब्रोंकाइटिस, वो जब क्रॉनिक फॉर्म में यानी करीब 3 महीने से या 6 महीने से ज्यादा व्यक्ति को रह जाती है ब्रोंकाइटिस, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और साथ में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी श्वास नलियां हैं, तो जो अंतिम में जो छोटी छोटी श्वास नलियां होती है हमारे फेफड़ों में, वो बाद में कोलैप्स कर जाती हैं ब्रोंकाइटिस में आगे चल के जी, और एल्वोलाई बोलते हैं उसको। तो उसमें जब वो कोलैप्स कर जाती हैं और उनके और सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो उसमें जो वायु का प्रवाह होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जब पेशेंट को फिर बाद में सांस लेने में दिक्कत होती है, या कुछ छाती में भारीपन लगेगा, या सांस आएगी भी तो आराम से उसको बाहर एक्सहेल नहीं कर पाएगा, बार बार जिसको आपने बोला सांस उखड़ती भी है जी। और इसमें खांसी भी आती है पेशेंट को, मेनली या तो उनको सूखी खांसी आती है, बाद में बलगम भी आ सकता है इसमें। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा, इन दोनों को ही मेनली मिला के हम लोग बोलते हैं कि सीओपीडी है। ठीक है मैम, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं मैम, किसी भी आजकल क्योंकि जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है
या फिर आप कहिए कि जो लोग अधिक मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं, चाहे वो हम एसी की बात करें या अलग अलग तरीके के, वो उन लोगों को किस तरीके की जो सेंसिटिविटी है वो फिलहाल के इस मौसम में देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए ज्यादा अलर्ट रहने वाली जो चीजें हैं फिलहाल हम कह सकते हैं कि जो मौसम बना हुआ है उसमें है? जी, जो मौसम बना हुआ है उसमें तो अस्थमा की जहाँ तक हम बात करें तो उसके लिए तो बहुत ही सेंसिटिव है। अगर क्योंकि ये मेनली एलर्जी की वजह से भी होता है या एयर पोल्यूशन की आपने बात करी, और कोल्ड एयर जो ठंडी हवा का जो इनहेल होता है हमारे श्वास नली से अंदर, तो उससे ज्यादा स्टिमुलेट होता है हमारी श्वास नलियां और ज्यादा फिर वो और रिस्पॉन्स करती हैं, फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होने का भी चांस रहता है। तो ठंड में जहाँ देखा गया अस्थमा के थोड़ा सा बढ़ जाता है प्रेवलेंस, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का भी जो सीओपीडी की आपने बात करी, ये भी ठंड की वजह से बढ़ सकता है मौसम में, क्योंकि जहाँ देखा जाए तो मौसम में जब एयर पोल्यूशन जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो आपने बात करी स्मॉग, तो ठंड में ये हमारे वातावरण में थोड़ा सा वायु में नीचे की तरफ रहते हैं और थोड़ा सा ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज्यादा रहते हैं वायु में, तो इसी की वजह से सीओपीडी का भी प्रेवलेंस ठंड में बढ़ने को मतलब देखा गया है कि बढ़ जाता है, और लोगों को दोनों की वजह से फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो ठंड से एक लोगों को इस समय बच के रहना चाहिए ताकि इन दोनों का ही प्रेवलेंस थोड़ा सा उनमें कम दिखने को मिले। ठीक है डॉक्टर दीपक, आपके पास पहुंचती हूँ। अभी अगर हम बात रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित तमाम बीमारियों की कर रहे हैं, चाहे वो सीओपीडी है, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, सबसे ज्यादा जो असर है वो छोटे बच्चों पर देखा गया है। इसलिए आप देखिए गवर्नमेंट ने भी जब पोल्यूशन बढ़ा तो सबसे पहले जो प्राइमरी स्कूल है उनको बंद किया, और किसी भी तरीके की जो, क्योंकि वहां पर हम कह सकते हैं कि क्या बच्चों के अंदर उतनी ज्यादा हम कहते हैं कि जब एयर पॉल्यूशन बच्चे इनहेल करते हैं, सांस के साथ अंदर जाते हैं, वो तमाम तरीके की जो उनको दिक्कत ज्यादा रह सकती है, इस चीज को आप समझाइएगा। इम्यूनिटी वैसे ही उनमें लो रहती है, लो इम्यूनिटी के कारण से अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर असर करता है तो बच्चों के अंदर निमोनिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी जैसी जो कंडीशन है, सीओपीडी तो मैं नहीं कहूंगा, बट अस्थमा और निमोनिया जैसी बीमारी, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां जो है उनके अंदर एकदम जल्दी से डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर इम्यूनिटी। साथ ही साथ जो है उनको इन पॉल्यूशन से जो है, क्योंकि बच्चा जो है तो वो इनसे ये भी नहीं है कि उसको प्रिकॉशन कैसे करा जाएगा, ये बच्चा मास्क वगैरह को भी प्रॉपर वे में नहीं लगा सकते, तो उससे थोड़ा बहुत बचाव इनमें हो जाता है। अगर कोई पार्टिकल जाता है तो उससे ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारी बन जाती है और ये बहुत भयावह रूप की धारण कर लेती है अगर इसको हमने समय पर ठीक नहीं किया। और बच्चों में आपने देखा होगा कि उनकी जो हार्ट रेट है और एक टर्म बोला जाता है कि पतली चलना, इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं और ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब मेन क्या है कि ये तीनों बीमारी है लंग्स से रिलेटेड, क्योंकि इसके पेशेंट इस टाइम हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल हाई है। अब बच्चे हो चाहे ओल्ड एज पर्सन है, वो सबसे ज्यादा इसमें इन्फेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी उनके अंदर जो भी फॉरेन बॉडी गई और उसी से जो है उनको, क्योंकि जैसे फॉरेन पार्टिकल जाएगा और उनके अंदर जो है ब्रोंकाइटिस जो तुरंत की जो है एक्टिव हो जाता है। अब मेन आता है कि इससे हम बचे कैसे और क्या हमारा ट्रीटमेंट रहेगा, क्या प्रोटोकॉल है इसके लिए। तो सबसे पहला है कि हमें जो धूल है उससे बचना है। तो सबसे पहले उसके लिए बचाव क्या होगा कि जो भी बच्चे हैं और ओल्ड एज पर्सन है या मिड एज में भी जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो वो जो है मास्क को प्रॉपर लगाएं। कहीं भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का तो इसीलिए स्कूलिंग बंद किया, तो मास्क लगाने से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो अंदर घुस जाएंगे। साथ में अगर बच्चे के अंदर लगता है कि कोई बच्चा रो रहा है या ब्रीदिंग इशू कर रहा है या फिर कफिंग हो रही है, रनिंग नोज है, छींकें आ रही हैं, तो इतनी कंडीशन के होते ही तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वैसे इनमें कोई एक ड्रग ऐसी आती है जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग हम यूज कर सकते हैं, जैसे मोन्टार एलसी नॉट एलसीजी एंड लीवोसेट्राजिन, ये यूज कर सकते हैं। बट इसको घर पे बिना डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के बच्चों को यूज ना करें। बच्चों के लिए मैं और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो हल्दी वाला दूध है, गोल्डन मिल्क इज द बेस्ट रेमेडी। ये होम रेमेडी है, इसको यूज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा। इसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो फॉरेन पार्टिकल जो है उसमें हेल्प कर देते हैं। अब हम बात करें एडल्ट में भी ये बहुत दिखती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है पर्सन जो है सीटी की तरह इसमें आवाज आती है लंग्स से, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में ऐसा होता है। तो जो सीमेंट वर्कर हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो इस तरह की जो वर्किंग करते हैं, तो उनके लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। तो उनके एक पैक मैं बताना चाहूंगा होम रेमेडी में, जैगरी गुड़ जिसको बोलते हैं,
तो गुड़ वो मिल्क के साथ यूज करे, बेस्ट रेमेडी है। और इससे क्या है कि उनको जो भी जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी पॉल्यूशन अंदर जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम आउट दी बॉडी, और वो क्योंकि जो स्पुटम है उसके थ्रू वो बाहर जा सकता है, तो ये यूज करें। बाकी अगर कफ है, फीवर है, स्नीजिंग है, इसमें भी सिम्टम होता है तो तुरंत डॉक्टर कंसल्ट करें। अगर इसको हमने अर्ली में डिटेक्ट किया और उसको ट्रीट कर लिया तो वेरी गुड है, नहीं तो दे विल कन्वर्ट इनटू द अस्थमा, और अस्थमा एक सीवियर कंडीशन है और उसको ट्रीट करना, ट्रीट तो वो भी होता है बट उसको ट्रीट करना थोड़ा मुसीबत है। अब बात आती है थोड़ा योग को लेके कि यही हमें करना चाहिए, क्योंकि लंग्स अगर हमारे मजबूत है तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा और कोई बीमारी जो है लेकिन नहीं होगी। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति फ्रेश टाइम के लिए ये करें। बट अभी पॉल्यूशन लेवल हाई है, दिल्ली जैसी कंडीशन, दिल्ली, नोएडा वगैरह एरिया में, तो वहां पर अभी योग को प्रावधान नहीं दिया है। अगर करना है तो आप अपने घर पर या रूम में करिए, तो उसको छत पर या कोई गार्डन में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि बाहर पॉल्यूशन है। अगर आप योग करेंगे तो वो उसी में एंटर कर जाएगा, तो घर में अपने रूम में करिए, तो दोनों जो है लंग्स मेंटेन रहेंगे, लंग्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो ये कोई जो बीमारी है आपको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर दीपक आपने दी है। डॉक्टर वंशिका आपके पास आते हो कि देखिए बात ये भी एक सर्वे में निकलकर सामने आया है कि जो लोग हम कहिए कि ज़्यादा 5 स्टार लाइफस्टाइल जो है वो जीते हैं, कैरी करते हैं, यानी कि जो लोग हम कहें कि बिल्कुल डस्ट के संपर्क में नहीं आते, या फिर आप कहिए कि पूरी तरह से ऑफिस के अंदर जिन लोगों की लाइफ सीमित होती है, घर के अंदर है तो घर ही के अंदर सीमित है, और ऐसे लोग जब कहीं ना कहीं हल्के से भी किसी डस्ट के उसमें हम कह सकते हैं कि संपर्क में आते हैं, या किसी भी किस्म के जब उनको बाहर एक्सपोजर उनका होता है, ऐसे लोगों के अंदर और भी अधिक हम कह सकते हैं कि जो गंभीर सांस से संबंधित बीमारियां हैं वो देखी गई हैं। तो क्या ऐसा है कि जो लोग ज्यादा एक्सपोजर जिन लोगों का रहता है उनकी जो बॉडी है फिर उस तरीके से वो लड़ना सीख जाती है, या उन बीमारियों पर हम कहिए कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रोंग होता है, और उन लोगों के कंपेयर में जो कि जिनका एक्सपोजर बाहर ज्यादा नहीं है? हाँ जी, ये तो बात आपने जो बोली है उससे मैं थोड़ा सा ये प्रकाश डालना चाहूंगी कि जैसे ये तो बात आपने सही कही है कि कहीं पे भी लोग बाहर निकलते हैं जो ज्यादा नहीं बचे, जो नॉर्मल एक लाइफ जीते हैं, तो उनको जब बाहर चीज का किसी भी चीज का एक्सपोजर मिलता है तो उनकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाती है, तो और जल्दी रिस्पॉन्स और अच्छा रिस्पॉन्स करती है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बचते हैं, तो हालांकि कभी कभी ऐसा देखा गया, हमेशा ऐसा नहीं होता, हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जो लोग ज्यादा बचते हैं या फिर बहुत ही अंदर ही पैक रहते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, उनकी इम्यूनिटी की जब हम बात करें तो अगर उनकी इम्यूनिटी उसके हिसाब से नहीं डेवलप हो पाई अगर बॉडी की, तो वो उनको ज्यादा प्रभावित करेगी, कोई भी बीमारी जो भी लक्षण है उनमें ज्यादा देखे जाएंगे। और थोड़ा सा एक्सपोजर अगर लोगों का ज्यादा अच्छा रहेगा, बाहर वो लोग ज्यादा निकलेंगे और थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छी जीवन शैली जिएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके में एक्सपोजर होने की वजह से इम्यूनिटी उनकी बेहतर रहेगी, तो वो उनको बीमारी थोड़ी सी कम प्रभावित करेगी। और यही चीज देखी जाती है। एक चीज हम और ऐड करना चाहेंगे इसमें कि जो प्रेगनेंसी की अभी मैंने कुछ देर पहले बात करी थी, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके में क्या होता है कि नेचुरली थोड़ी सी इम्यूनिटी उनके में थोड़ी कम हो जाती है, तो इन लोगों को थोड़ा सा और सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसा नहीं करना है कि हाँ एकदम से बच के रहना है। और डॉक्टर साहब ने एक और बहुत अच्छी बात बताई योग के बारे में कि अपने जो लंग्स की कैपेसिटी है वो थोड़ा सा अगर बेहतर हम बना पाते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा मजबूत रहेंगे और किसी भी बीमारी से प्रभावित थोड़ा सा देर भी होंगे, जल्दी लक्षण उनमें नहीं आएंगे। योगा एक अच्छा विकल्प जो है वो हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अनुलोम विलोम कपालभाति को आयुर्वेदा भी मानता है और कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस भी हम कह सकते हैं कि इस बात की मंजूरी देता है कि दोनों ही जो योगा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कई गुना ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो करने का काम करता है, यानी कि जो फिलहाल की सिचुएशन है उससे बचने के लिए या फिर हम कहिए कि उसका सामना करने के लिए योगा भी एक बहुत अच्छा जो विकल्प है वो हो सकता है। और एक चीज और है जो सीओपीडी की आपने बात करी, एस्मा के तो ये ही है कि जो भी उसमें स्टिमुलेंट है उनको हमको अवॉइड करना है कि कोल्ड कफ ना हो पाए, तो ज्यादा ठंडी से बचें, या डस्ट से एलर्जी है तो थोड़ा डस्ट से बचें। जो सीओपीडी है, सीओपीडी मेनली क्या होता है कि स्मोकिंग से ज्यादा स्टिमुलेट होती है। तो एक चीज हमारे समाज में देखी जाती है सेकेंड हैंड स्मोकिंग, उससे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि उससे बचें कि एक जैसे कोई स्मोक कर रहा है इंसान, तो पहले तो ये बात गलत है, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से
जो बाकी जो महिलाएं हैं, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो स्मोक नहीं करती हैं, तो वो भी सीओपीडी से आजकल प्रभावित देखी जा रही हैं। सीओपीडी के केसेस महिलाओं में भी बढ़ रहे हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। तो मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूंगी लोगों से कि स्मोकिंग भी थोड़ा सा क्विट करें, कोशिश करें कि स्मोकिंग छोड़ने का जो उनका प्रयास है वो करें। वो सीओपीडी में बढ़ावा देता है क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ा जो रीजन है, हम ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, पोल्यूशन तो एक बड़ा कारण है ही, लेकिन स्मोकिंग कंजप्शन में एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो रहता है। डॉक्टर दीपक आपके पास आते हूँ कि देखिए बात जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर कर रहे हैं, स्मोकिंग का भी मैम ने जिक्र किया कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा जो कारण है वो इसके पीछे रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तमाम तरीके की जितनी भी बीमारियां हैं। अगर हम बात ये करें कि और जो कारण है, देखिए कई सारे जो रीजन है वो निकल कर सामने आते हैं, क्योंकि जो फिलहाल की गाइडलाइंस आप कहिए कि जो हेल्थ सेक्टर की तरफ से जो जारी की गई है कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, जो AQI फिलहाल है 400 से ऊपर के AQI में जो लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है कि आप अगर परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो वो ना करें, आप किसी भी तरीके के डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। अगर आप घरों में किसी तरीके के हम कहते हैं कि चाहे वो एयर प्योरीफायर है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर जितने भी तरीके के हम कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस है उनका यूज कर रहे हैं, फिलहाल वो ना करें, क्योंकि वो और अधिक जो एयर कंजप्शन है, एयर के अंदर जो डेंसिटी है इस तरीके के पार्टिकल की वो बढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा है कि जो जैसे हम बात करें, पॉल्यूशन ही हमारे लिए फॉरेन बॉडी या कोई पैथोजन नहीं बन सकता जी। अब इसमें हम पोलन ग्रेन को भी ले सकते हैं, डस्ट भी हम ले सकते हैं, आपने डेओड्रेंट की बात करी उन्हें भी हम ले सकते हैं, परफ्यूम है डिफरेंट टाइप की वो भी हम ले सकते हैं। इवन कोई भी पार्टिकल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम कोई स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई स्मोकिंग के सामने भी अगर हम बैठे, कोई बंदा कर रहा है उसके सामने हम बैठे हैं, तो कोई भी पार्टिकल, जैसे हम मान के चलिए हम कहीं प्ले ग्राउंड में घूम रहे हैं और वहां पर कोई प्लांट लगा हुआ है और वहां कोई फ्लावर है और वहां से उड़कर कोई हमें धूल आ जाती है, तो क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको तो छोटा सा भी अगर कोई पैथोजन है, फॉरेन बॉडी है, अगर वो एंटर करती है बॉडी में, तो ये जो है ये बीमारी कॉज कर सकती है। अगर इम्यूनिटी थोड़ी नॉर्मल है हमारी कंडीशन की, तो वो ये चीजें इतनी इफेक्टिव नहीं करेगी। तो जरूरी नहीं है कि ये बढ़ा हुआ पॉल्यूशन लेवल ही बीमारी कॉज करेगा। ये दोनों, ये जो है, जो भी आपने डिओड्रेंट की बात करी, पोलन ग्रेन है, प्लांट से जो फ्लावर से निकलते हैं, कोई भी डस्ट जो हुआ वो इनसे जो है ये बीमारियां हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे मेन है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जल्दी से अफेक्ट नहीं होगा, और जिनकी बहुत कम इम्यूनिटी है वो सिंपल से एक इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाएगा, और कंडीशन ये होगी कि लंग्स का डिफरेंट टाइप की वॉइस आएंगी और कन्वर्ट इनटू अस्थमा। और अस्थमा को ट्रीट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक असाध्य बीमारी बन जाती है धीरे धीरे। जब वो क्योर होती है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ मेडिसिन और डाइट इवन और डिफरेंट टाइप्स के जो है इसमें हमें लाइफ टाइम भी हम ये कह सकते हैं कि उस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लाइफ टाइम आप उसको कहिए कि उस चीज का ध्यान रख के जो है वो जीना पड़ता है। और कहीं ना कहीं फिलहाल देखिए जिस तरीके की सिचुएशन है उसमें वो तमाम जो बातें आपने कही है उनका ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम जो है वो बच भी सकते हैं। और फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप डॉक्टर्स का इतना कीमती समय जो रहता है वो हमें देने के लिए। तो आज हम बात सांस से संबंधित सभी जो बीमारियां उनको लेकर कर रहे थे। डॉक्टर्स ने आपको समझाया है कि जिस AQI के लेवल में हम फिलहाल हमारा एनवायरनमेंट पहुंचा हुआ है उसमें आप किस तरह से खुद को अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचा सकते हैं इन तमाम तरीके की बीमारियों से, चाहे वो ब्रोंकाइटिस है, चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो COPD है, और किस तरह से छोटी छोटी जो बातें हैं उनका ध्यान रखकर इस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो कहीं ना कहीं खुद को बचाने में आप सफल हो सकते हैं। और उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध हुई होगी। और आगे भी कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।